the vector P makes 120 degrees with x-axis and Q makes 30 degrees with y-axis, what is their resultant? तो ये हमारा सवाल है। तो अगर मान लीजिए ये हमने कुछ वेक्टर निकाला है, ये ओरिजिन पकड़ा है और हमने ये वेक्टर निकाला है, तो ये मान लीजिए हमारा P वेक्टर यहाँ था कि जो एंगल बना रहा है 120 डिग्रीज विद द x-axis एंड, लेकिन अगर y-axis की अगर बात करें, दूसरा अगर मान लीजिए कोई Q वेक्टर है, तो क्यू एक्सिस एक्चुअली जो है तो ये एक ऐसा एंगल भी बना सकता है जो 30 डिग्री बना सकता है वाई एक्सिस के साथ। एंड दूसरा क्या है, तो दूसरा जो एंगल है, तो ये जो है तो ये मान लीजिए क्यू वेक्टर है, लेकिन एक एंगल ऐसा बन सकता है क्यू का कि जो क्या है कि 30 डिग्री है विथ वाई एक्सिस। तो थोड़ा अभी हल्का सा कन्फ्यूजन सवाल है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये हमने पहला टर्म पकड़ा, तो अगर ये पहला टर्म पकड़ा तो ये देखिए ये ऑलरेडी 120 था, ये ऑलरेडी 120 है, उसमें से मान लीजिए ये कितना है, तो ये 30 है, तो ये कितना रहेगा 60। तो यानी कि 60 ऑलरेडी ऊपर है, 60 से 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में, तो ये 60 हो जाएगा। लेकिन अगर उसने मान लीजिए 30 एंगल इसके साथ बनाया वाई एक्सिस के साथ, तो ये एंगल एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ही आ जाएगा, राइट। तो ऐसी दो पॉसिबिलिटी है। तो अगर मान लीजिए, तो एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ ऑप्शन में भी थोड़ी गड़बड़ी है इधर, बट एग्जैक्टली जो हम है, तो जो रिजल्टेंट आता है, तो हमें रिजल्टेंट पूछा था दो इसके, तो मान लीजिए कोई रिजल्टेंट आ रहा है, तो वेक्टर का कैसे आता है, पहला वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो ये क्या रहेगा, तो ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट रहेगा। तो अभी अगर हम कॉस 60 पकड़ते हैं पहले के केस में, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq एंड उसके बाद कॉस 60 का वैल्यू होता है हाफ। तो इसको अगर हम हाफ लिखे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 60 अगर है पकड़ते हैं तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस pq। तो ये रिजल्टेंट आना चाहिए था फर्स्ट केस में। लेकिन मान लीजिए अगर वाई एक्सिस के साथ अगर हमने इस साइड में अगर ये जो था हमारा एंगल यहाँ इसके साथ अगर वाई एक्सिस के साथ एंगल बना है 30 डिग्रीज का, तो यानी P और Q क्या हो जाएंगे, तो सेम ही हो जाएंगे और एक के ऊपर एक एंगल आ जाएगा। उस टाइम पे क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या आ जाता, यहाँ एग्जैक्टली थीटा का वैल्यू हमने कितना पकड़ा है, तो 60 डिग्रीज पकड़ा है। एंड अगर हम थीटा जो है अगर मान लीजिए 0 डिग्रीज पकड़ते हैं, तो ये रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, P और Q का रिजल्टेंट इज इक्वल टू P वेक्टर स्क्वायर प्लस Q वेक्टर स्क्वायर प्लस 2pq और क्या होगा, तो कॉस थीटा होगा। कॉस क्या है, 0 कंसीडर किया तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq और कॉस 0 1 होता है, तो ये हमने 1 लिखा। तो ये जो वैल्यू था तो ये वैल्यू बनना चाहिए था। यानी कि अगर हमने 60 अगर दोनों के बीच में अगर एंगल कंसीडर किया तो ये वैल्यू हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस pq, और अगर उन दोनों के बीच में अगर हमने एंगल कंसीडर किया 0 तो ये वैल्यू हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। Two vectors have magnitude 3 and 5. If the angle between them is 60 degrees, then the dot product of the two product will be. तो एग्जैक्टली क्या है, ये वेक्टर हमने ए कंसीडर किया है 3, जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, एंड जो दूसरा वेक्टर है बी, तो उसका मैग्नीट्यूड हमने 5 कंसीडर किया है। तो एग्जैक्टली हमें क्या पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये फार्मूला होता है उसका। तो अगर ये फार्मूला है तो यानी कि कॉस थीटा जो है, तो यानी कि मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेक्टर के बराबर आ जाएगा। अगर हम इसमें वैल्यू डालें तो वैल्यू डालने के बाद ये वैल्यू था 3, ये वैल्यू था 5, और कॉस 60 का वैल्यू होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 15 डिवाइडेड बाई 2, तो 7.5 जो है
तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है, तो ये डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू आना चाहिए दो वेक्टर के बीच का। तो यहाँ हमने स्मॉल लिया था वैल्यू, तो हम इसको कैपिटल लिख देंगे, कैपिटल बी वेक्टर सपोज, और ये कैपिटल ए वेक्टर, ये कैपिटल ए वेक्टर एंड कैपिटल, अरे यार सपोज ये बी वेक्टर। तो ये इसका सॉल्यूशन है। What is the maximum number of rectangular component into which a vector can be split in its own plane? तो देखिए अगर कोई भी अगर हम वेक्टर लेते हैं तो वेक्टर लेने के बाद कोई भी अगर वेक्टर है तो उस वेक्टर के क्या होते हैं कि सिर्फ दो कंपोनेंट बन सकते हैं। मान लीजिए ये वेक्टर हमने ऐसा कंसीडर किया, तो इसके कंपोनेंट एक उसके किसी भी प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन सकता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन सकता है, उसको ब्लैक से दिखाएंगे, और ये हॉरिजॉन्टल एक कंपोनेंट बन सकता है एक वर्टिकल। इवन कोई हमने अगर मान लीजिए ऐसा वेक्टर लिया कोई, तो उसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ऐसे दो ही कंपोनेंट किसी भी वेक्टर के बनते हैं। तो यानी कि एक प्लेन में कितने कंपोनेंट बन सकते हैं? 2। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2। इफ A and B are the vectors and theta is the angle between them, if A क्रॉस B का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू √3 टाइम्स A वेक्टर डॉट B वेक्टर, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू, मान लीजिए ये √3 टाइम्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट है, तो हमें थीटा का वैल्यू बताना है। तो एग्जैक्टली ये क्या है, इस केस में हमें ये पता है अगर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अगर करते हैं, उसका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है मॉड A मॉड B वेक्टर एंड साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही अगर A वेक्टर डॉट B वेक्टर अगर इसकी वैल्यू लेते हैं तो ये हो जाता है मॉड A मॉड B कॉस थीटा। तो अगर हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है, तो हमें क्या दिया है, हमें अगर ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है मॉड A मॉड B जो है और साइन थीटा जो है, तो बराबर है √3 टाइम्स ऑफ मॉड ए वेक्टर मॉड B वेक्टर एंड कॉस थीटा, इसके बराबर दी है ये वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ देखेंगे तो मॉड ए कट जाएगा, मॉड B कट जाएगा, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा करेंगे। अगर साइन थीटा अपन कॉस थीटा करेंगे तो टैन थीटा आएगा, तो टैन थीटा इक्वल टू √3/1 आ जाएगा। मान लीजिए कोई तो हमने ट्रायंगल प्रिज्यूम किया, ये मान लीजिए थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो यानी कि ये थीटा कब होता है, जब टैन थीटा इक्वल टू √3/1 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो 60 डिग्रीज होता है, या हम इसको π/3 भी कह सकते हैं। अगर √3 वैल्यू चाहिए तो ये क्या आ जाएगा, 60 डिग्रीज या π/3। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आंसर में हम देखेंगे तो ये जो वैल्यू है 60 डिग्री, तो ये हमारा इसका पर्टिकुलर आंसर होना चाहिए। एट व्हाट एंगल शुड द टू फोर्सेस 2p, मान लीजिए कोई तो एक 2p फोर्स है एंड एक कोई तो फोर्स है, मान लीजिए √2p कोई फोर्स है, और उसके बीच में मान लीजिए एंगल थीटा है, एक्ट सो दैट रिजल्टेंट फोर्स इज p√10। तो ये जो रिजल्टेंट है उसका वैल्यू क्या है, p√10 है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्टेंट जो होता है, तो रिजल्टेंट के स्क्वायर जो होता है वो हमेशा क्या आता है, फर्स्ट जो वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab, और जो उनके बीच में जितना भी एंगल थीटा है, तो ये कॉस थीटा है, तो इसके बराबर आता है वैल्यू। तो अगर हम इसमें वैल्यू प्लग इन करें तो ये क्या था, p√10 जो रिजल्टेंट है उसका स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, पहले वेक्टर का हम 2p कंसिडर करते हैं, 2p का स्क्वायर प्लस √2p का स्क्वायर प्लस 2, फिर फर्स्ट वेक्टर था 2p एंड सेकंड वेक्टर था √2p एंड कॉस थीटा, उनके बीच में हमें पता नहीं, तो हम यहाँ कॉस थीटा ही लिखेंगे। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है, तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 10p² हो जाएगा, ये हो जाएगा 4p² प्लस ये वैल्यू हो जाएगा 2p² प्लस ये वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 4, तो ये जाएगा 4√2p² और cos थीटा ये वैल्यू होना चाहिए था। तो अगर हम देखेंगे तो p² से 4p² अगर कट हो गया तो 6p² अगर कट गया तो ये हो जाएगा 4p² और ये वैल्यू है 4,
√2 पी स्क्वायर कॉस थीटा इसके बराबर आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तो 4 से 4 भी कट जाएगा एंड यहाँ पी स्क्वायर से पी स्क्वायर भी कट जाएगा एंड यानी कि 1/√2 ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, तो थीटा कॉस थीटा के बराबर आएगा। यानी कि मान लीजिए अगर हम ट्रायंगल निकालते हैं तो ये एंगल मान लीजिए 1 है और ये √2 है और ये थीटा है। अगर ऐसा कुछ ट्रायंगल है हमारा तो थीटा कब हो सकता है, 1/√2, सॉरी ये √2 इधर आना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, तो ये आपका थीटा कितना होता है 45 डिग्रीज कह सकते हैं या अदरवाइज π/4। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, आपका ये वैल्यू रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट वेक्टर, ये हमारे सवाल है। तो ये अगर फर्स्ट वेक्टर को देखें, कोई भी अगर मान लीजिए एक वेक्टर है हमारे पास, मान लीजिए ए वेक्टर है कोई, तो ये क्या हो जाएगा xi कैप सपोज एंड yj कैप, ऐसा कुछ तो वेक्टर दिया है। तो इसका जो मॉड होता है, तो मॉड का वैल्यू कितना, मॉड का वैल्यू क्या हो जाएगा √(x² + y²) ऐसा होना चाहिए। तो हमें यूनिट वेक्टर पूछा है, तो यूनिट वेक्टर क्या रहता है, ए कैप जो होता है ए कैप का वैल्यू क्या आ जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय जो हमारा वेक्टर है उसका मॉड। तो ये वैल्यू अगर देगा तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अगर फर्स्ट केस में देखेंगे तो फर्स्ट केस में वैल्यू क्या है हमारा, तो वेक्टर क्या था हमारा, फर्स्ट केस की बात करते हैं तो i कैप + j कैप। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करते हैं तो हमारा जो ए कैप आएगा या यूनिट वेक्टर होगा, तो ये वेक्टर था i + j डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर करने के बाद 1² + 1² हो जाएगा, तो ये √2 होना चाहिए था। तो यानी कि ये जो वैल्यू है तो ये तो 1 नहीं लग रही है। ओके, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 i कैप प्लस यूनिट वेक्टर का, और ये हो जाएगा 1/√2 j कैप, ये वैल्यू होगी। तो ये तो यूनिट वेक्टर नहीं लग रहा है। दूसरी अगर बात करते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की, यानी यहाँ की अगर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की बात करते हैं तो इसका अगर ए कैप देखते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वेक्टर है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड उसका जो अगर मॉड करेंगे तो ये कहता है cos² थीटा प्लस sin² थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो x कंपोनेंट cos थीटा cos² थीटा प्लस sin² थीटा इसका वैल्यू क्या है, तो 1। तो इसका वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो यही तो हमें चाहिए था। तो यूनिट वेक्टर यही पूछा था कि यूनिट वेक्टर कौन सा रहेगा, तो यूनिट वेक्टर हमारा ये हो सकता है, क्योंकि इसकी जो वेक्टर की वैल्यू है मॉड जो है तो इसका 1 आ रहा है। अगर हम तीसरी भी वैल्यू देखते हैं, मान लीजिए ये वैल्यू देखते हैं थर्ड वाला, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा थर्ड केस में, साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा है। तो ये वेक्टर हो जाएगा कैप के साइन थीटा i कैप प्लस 2 cos थीटा j कैप। और अगर इसका मैग्नीट्यूड लेते तो क्या हो जाएगा, ये sin² थीटा प्लस 2 cos² थीटा, sin² थीटा प्लस 2 cos² थीटा यानी कि 4 cos² थीटा ये वैल्यू आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाता है, तो sin² थीटा प्लस 1 cos² थीटा कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 3 cos² थीटा आना चाहिए था ये। तो ये तो नहीं हो रहा है उसका वैल्यू। इफ़ a.b वेक्टर इज इक्वल टू, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट a.b इक्वल टू a क्रॉस b, देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि ए वेक्टर, अगर मान लीजिए कोई एक वेक्टर है हमारा, तो वेक्टर है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें तो इसकी वैल्यू आ जाती है ए का मॉड बी का मॉड एंड कॉस थीटा, ये वैल्यू आती है। एंड अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर का, तो यहाँ भी वेक्टर लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड एंड साइन थीटा, ये वैल्यू आती है। तो हमें क्या दिया है, ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा किसके बराबर आना चाहिए, तो ये आना चाहिए ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड एंड साइन थीटा के बराबर आना चाहिए। ये कभी पॉसिबल है, तो मान लीजिए इस केस में ए का मॉड कट गया, बी का मॉड यहाँ कट गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा एक ही बार होता है जब दोनों का वैल्यू क्या होता है 1/√2 एंड 1/√2 होता है।
और यानी कि जब थीटा है 1/√2 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू π/4 हो या 45 डिग्रीज हो, तभी ये पॉसिबल है। तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तभी इक्वल आ जाएंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड में तभी इक्वल आ जाएंगे जब उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 45 डिग्रीज है। तो 45 डिग्रीज नहीं दिख रहे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो बेसिकली क्या होता है ना कि अगर ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर अगर लेते हैं एंड बी क्रॉस ए वेक्टर लेते हैं, तो ये क्या होता है कि एक दूसरे के वो निगेटिव होते हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक वेक्टर इस साइड जा रहा है तो दूसरा जो वेक्टर रहेगा तो दूसरा वेक्टर यहाँ जाएगा, तो यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ए क्रॉस बी वेक्टर एंड बी क्रॉस ए वेक्टर एक दूसरे को क्या रहता है कि 180 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में इसका आंसर आ जाएगा पाई। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला रहता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो अगर हम कोई वेक्टर निकाले कि जो ए का प्रोजेक्शन है बी पे, तो उसका फॉर्मूला रहता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी मॉड। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ए आएगा ना, ये कंपोनेंट ऑफ ए है अलोंग द बी वेक्टर। अगर हम कंपोनेंट ऑफ अगर बी वेक्टर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये सेम रहेगा ए डॉट बी डॉट, ये सही है। एंड उसके बाद क्या आ जाएगा इधर मॉड ए। तो ये जो है कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट का फॉर्मूला है। तो अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पर्टिकुलर केस में, तो ये क्या बन रहा है, ये जो फिगर है बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड बी, तो ये क्या बनेगा ए वेक्टर डॉट बी कैप कह सकते हैं इसको। एंड इस पर्टिकुलर केस में ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए, तो क्या कह सकते हैं इसको, तो इस केस में कह सकते हैं ए कैप डॉट बी वेक्टर। तो हमें क्या पूछा था, तो हमें तो यही पूछा था व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ये क्या आ जाएगा ए वेक्टर एंड बी कैप। तो ये क्या है ए वेक्टर एंड बी कैप। तो थोड़ा सा ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है, ये शायद इधर लग रहा है, थोड़ा सा प्रिंटिंग में प्रॉब्लम लग रहा है, बट ठीक है। कंसेप्ट तो यही है कि अगर आपको कंपोनेंट निकालना है तो क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर जो वेक्टर है उसका आपको क्या करना है, तो उसका कैप लेना है। कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए क्या है, तो 2i + 3j है अलोंग द वेक्टर बी, यानी कि i + j। तो अगर हम ए डॉट बी निकाले पहले, तो एक्चुअली कंपोनेंट क्या निकालते हैं, अगर कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपोनेंट का फॉर्मूला है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। हाँ, कंपोनेंट ए वेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा ए वेक्टर का जो भी है कंपोनेंट अलोंग द बी कैप कह सकते हैं। तो बी कैप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो ये चाहिए ए डॉट बी निकालेंगे हम। तो बी कैप को क्या लिख सकते हैं, बी कैप को हम लिख सकते हैं बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड बी का वैल्यू डिवाइडेड बाय मॉड बी। तो यानी कि ये वैल्यू निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, पहले ए डॉट बी निकालेंगे, ए डॉट बी वेक्टर। तो अगर ए वेक्टर क्या था 2i + 3j एंड बी वेक्टर क्या था i + j। तो यानी कि अगर i का i के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू देगा हमें, तो यह आ जाएगा 2i × i, 2i² तो वैल्यू आ जाएगा 2, एंड 2i + j तो ये वैल्यू देगा 0, 3j × i तो ये भी वैल्यू देगा 0, एंड 3j × j क्या हो जाएगा, ये वैल्यू देगा 3। तो ओवरऑल ये हमें वैल्यू देगा 5। तो ए डॉट बी वेक्टर का वैल्यू आ रहा है 5, एंड अगर मॉड बी का वैल्यू लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा √(x² + y², यानी कि जो भी कंपोनेंट है उसके। तो इसके कंपोनेंट क्या है, तो 1 और 1 ही है। यहाँ देखेंगे तो कोएफिशिएंट क्या है 1 और 1, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर = √2। तो यानी कि जो कंपोनेंट ऑफ ए था, कंपोनेंट ऑफ ए का हमने क्या निकाला ए वेक्टर। तो ए वेक्टर कितना है हमारा, तो जो ए वेक्टर है ए डॉट बी का वैल्यू हमारा कितना आया था, तो 5 आया था, एंड जो बी डिवाइडेड बाय मॉड कह सकते हैं,
तो ये जो कंपोनेंट का ये है फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड बी। तो ए डॉट बी का वैल्यू हमने कितना निकाला, तो यहाँ देखे 5 निकाला, एंड ये बी वेक्टर जो है उसका मॉड निकाल तो ये √2, तो इसका वैल्यू आना चाहिए 5√2। अगर हम देखें यहाँ, तो यहाँ दिया है, ये वैल्यू यहाँ दिया है और इसका सॉल्यूशन।